नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वन नोट क्लासेस में। तो आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का ये लेक्चर है। और इससे पहले हम 2 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं। उसमें भी हम संविधान के विकास का क्रम और संविधान सभा के बारे में हमने पढ़ा है। इस वाले जो क्लास में है हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला फैक्ट है संविधान सभा के कुल सदस्यों में संशय कि कितने सदस्य थे। ठीक है, 16 मई 1946 की कैबिनेट मिशन योजना आती है और इसके तहत संविधान सभा के लिए कुल 300 निवासी सदस्यों का प्रावधान था। ठीक है, 296 सदस्य ब्रिटिश सरकार से थे, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों से और 4 चीफ कमिश्नरेट थे। ठीक है, तो चीफ कमिश्नरेट उस क्षेत्र को कहते हैं जहां से सीधा केंद्र का क्या होता था, शासन होता था। ठीक है, 3 जून 1947 की घोषणा होती है और संविधान सभा पर क्या असर होता है उस समय। ठीक है, तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की घोषणा करते हैं वो, जिसके तहत भारत की मौजूदा संविधान सभा भारत की संविधान सभा कहलाएगी। ठीक है, तो संविधान सभा को ये ऑथोराइज कर देते हैं। ठीक है, ऑथोरिटी दे देते हैं उसको। पाकिस्तान इसी के साथ साथ क्या होता है, पाकिस्तान की भी एक अपनी संविधान सभा बन जाती है। ठीक है, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, बंगाल और पंजाब में फिर से निर्वाचन किया जाता है। तो इसका कारण ये था कि बंगाल और पंजाब में ही क्यों हुआ, क्योंकि जो बंगाल जैसे ये इंडिया है। ठीक है, ये इंडिया है और ये यहाँ पे अपन बंगाल मानते हैं और इस जगह पे ये पंजाब है। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला जो एरिया था, इस बंगाल का जो एरिया था उसमें से कुछ हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान को चला गया था और पंजाब में से कुछ हिस्सा पश्चिमी पाकिस्तान को चला गया था। ठीक है, तो ऑब्वियस बात थी कि कुछ सीटें घटी थी इनमें से, तो उसके लिए वापस दोबारा चुनाव हुए थे। इससे पश्चिमी बंगाल को 29 स्थान और भारतीय पंजाब को 12 स्थान मिले। ठीक है, असम के सदस्यों की संख्या घटाकर 8 कर दी गई थी। तो ये असम का जो क्षेत्र था उसमें से भी कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को दिया गया था, जिसको हम पहले पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते अपन आगे। माउंटबेटन, जिसको डिकी बर्ड प्लान के अनुसार स्वतंत्र भारत की संविधान सभा 15 अगस्त 1947 के बाद में क्या होता है। ठीक है, तो डिक्की प्लान इस वजह से कहते हैं क्योंकि जो माउंटबेटन था उसको डिक्की उसका उपनाम था। ठीक है, गवर्नर वाले प्रांतों से 226 सदस्य आते थे बाद में, जब पाकिस्तान बन गया और पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से वो जाने लगा। इसके बाद में जो क्षेत्र घटे और बढ़े उनमें वापस से सीटों का निर्धारण करके फिर से जो सदस्य है वो आए 226। 3 क्षेत्र आए, 3 जो सदस्य थे वो चीफ कमिश्नरेट क्षेत्र से आए थे। 89 सदस्य आए थे देशी राज्यों से। ठीक है, और तो आप इसमें समझ गए होंगे देशी राज्य तो वह है जो राजा महाराजा हो या फिर रियासतों के माध्यम से सदस्य भेजते थे। ठीक है, 299 सदस्यों की संख्या का ये दल था, ये एक दल था। ठीक है, सदस्यों का ये संख्या 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा में तत्कालीन सदस्यों की संख्या पर आधारित थी, न कि कुल सदस्यों की। ठीक है, 31 दिसंबर 1947 को कुल सदस्य 299 थे और 299 से अपन ने पहले 229 299 थे और 229 सदस्य ब्रिटिश भारत से, जिसमें 226 तो थे प्रांत गवर्नर प्रांतों से और 3 चीफ कमिश्नर क्षेत्र से। ठीक है, और 70 सदस्य कहाँ से थे, देशी राज्यों से।
क्या 70 देशी राज्यों के सदस्य अंतिम थे? ठीक है, तो इसका जवाब था कि नहीं, माउंटबेटन योजना के अनुसार 89 देशी राज्यों के सदस्यों का प्रावधान था। ठीक है, तो 89, अभी हमें 70 ही बनाए थे और बनाना कितना बाकी था? 19 सदस्य बनाना बाकी था फिर से। कुछ देशी राज्य जैसे बाहुलपुर, खैरपुर, बलूचिस्तान स्टेट यूनियन और खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में शामिल हो गए, जिससे उनकी सीटें रिक्त हुई। जो 19 सीटें बनाना था हमें देशी राज्यों से, तो ये किस में चली गई? पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए हमें देशी राज्यों से 70 सीटें ही लेना पड़ा उससे। 334 सदस्यों का आंकड़ा 27 जनवरी 1948 की बात होती है। पश्चिम बंगाल और पंजाब की सदस्य संख्या में बढ़ोतरी की गई। पश्चिम बंगाल से 2 और पंजाब से 4 सदस्य बढ़ाए गए। इसके बाद प्रांतीय गवर्नर प्रांतों से 232 सदस्य, पहले कितने थे गवर्नर प्रांतों से बढ़ाने के बाद में? ठीक है, तो ये कितने हुए? 232। ठीक है, पहले 226 थे, फिर 232 हुए, 6 सदस्य बढ़ गए। ठीक है, 3 चीफ कमिश्नर क्षेत्र के साथ मिलाकर ब्रिटिश भारत में कुल 235 सदस्य हुए। ठीक है, बिल्कुल सही है। 89 देशी राज्यों की संख्या मिलाकर कुल कितना हुआ? 324। ठीक है, तो 226 थे पहले। ठीक है, तो 2 ये बढ़ाए इसमें, तो 6 हो गए। फिर बाद में कितना होता है? 232। 232, फिर इसमें 3 को फिर मिला दिया जाता है चीफ कमिश्नर क्षेत्र को, कितने हो गए थे? 235। ठीक है, 235 में फिर 89 को मिलाने के बाद में कितना होता है टोटल? 324। ठीक है, अंतिम सदस्य संख्या संविधान सभा के अंतिम रूप से आवंटित संख्या इस प्रकार थी: 232 सदस्य गवर्नर वाले प्रांतों से, 49 मुंबई से, सॉरी मद्रास से, 21 मुंबई से, पश्चिम बंगाल से 21, संयुक्त प्रांत से 55, पंजाब से 16, बिहार से 36, सीपी और बरार से 17, असम और उड़ीसा से 9। चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के सदस्य कौन कौन से? अजमेर और मेरवाड़ा, दिल्ली और कोडगू, जिसे कुर्ग के नाम से भी जानते हैं। देशी राज्यों से 89 सदस्य थे। हैदराबाद से 16, मैसूर से 7, कश्मीर से 4, सौराष्ट्र से 5, राजस्थान से 12, विंध्य प्रदेश से 4, मध्य भारत से 7, पेप्सू से 3, पेप्सू पहले पंजाब को कहा जाता था, पंजाब वाले एरिया को, त्रावणकोर और कोचीन से 7, भोपाल से 1, हिमाचल प्रदेश से 1, कुछ बिहार से 1, कच्छ से 1, मणिपुर त्रिपुरा से 1, अन्य राज्यों से 8। ठीक है, हैदराबाद के 16 स्थान क्या खाली रिक्त 16 स्थान रिक्त रहे थे। ठीक है, हैदराबाद है, सभी 16 सदस्यों को संविधान सभा में नहीं भेजा गया क्योंकि वहां का जो राजा था निजाम, वो भारत में शामिल होना नहीं चाहता था। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार ने उनको कहा था कि आप माउंट बेटल योजना के तहत वहाँ की जो देशी रियासत है वो अपना डिसीजन ले सकती है। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि हम स्वतंत्र रहेंगे। ठीक है, इसी वजह से उन्होंने संविधान सभा में अपने सदस्य नहीं भेजना उचित समझा। ठीक है, वो क्या थे? स्वतंत्रता की आकांक्षा रखते थे। ठीक है, आप महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे और स्वतंत्रता की आकांक्षा रखते थे, और भारतीय संघ में विलय होने से उन्होंने विरोध किया था कि हम क्या है कि भारतीय संघ में सम्मिलित नहीं होंगे, हम स्वतंत्र रियासत रहेंगे। और वो क्या कर उनकी एक बात थी कि वो संविधान सभा को मानते नहीं थे। ठीक है, कि ये संविधान सभा क्या है? चुनी हुई संविधान सभा नहीं है, ये क्या है? नॉमिनेटेड संविधान सभा। ठीक है, तो इन कारणों से हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान ने अपने सदस्यों को संविधान सभा में नहीं भेजा, इसलिए ये स्थान क्या रहे? रिक्त रहे। संविधान सभा में राजस्थान से सदस्य गण कितने थे? ठीक है, तो देशी राज्य हमारे यहाँ से आने वाले राजस्थान से, तो देशी राज्यों के साथ साथ अजमेर और मेवाड़ा जो चीफ कमिश्नरेट क्षेत्र था के सदस्य समय समय पर बदलते गए, क्योंकि रियासतों का एकीकरण हमारे राजस्थान में भी हो रहा था। ठीक है, अजमेर मेवाड़ा सदस्य 9 दिसंबर 1946 में।
तो सबसे पहले मुकुट बिहारी लाल भार्गव संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में भाग लेने वाले सदस्य थे। वे 1945 के आम चुनाव में केंद्रीय विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। ठीक है, तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव को आप याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। 28 अप्रैल 1947 में देशी राज्यों के प्रतिनिधि, राजस्थान से देशी राज्यों के प्रतिनिधि कौन कौन से, तो 28 अप्रैल 1947 को राजस्थान के निम्नलिखित 6 देशी राज्यों के प्रतिनिधियों ने पहली बार संविधान सभा की बैठक में भाग लिया। तो उदयपुर से कौन थे, सर टी विजय राघवाचारी, जयपुर से सर वेटी कृष्णाचारी और पंडित हीरालाल शास्त्री, ये हीरालाल, ठीक है। जोधपुर से सी एस वेंकटाचारी और जयनारायण व्यास जी, और बीकानेर से सरदार के एम पर्णिकर। ठीक है, तो 6 सदस्य, 1 2 3 4 5 6 सदस्यों ने 28 अप्रैल 1947 में संविधान सभा में पहली बार भाग लिया था। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि मैंने एक बार एक पेपर में देखा, असिस्टेंट प्रोफेसर का ये पेपर था। ठीक है, उसमें कुछ इस तरीके से डिफिकल्ट क्वेश्चनों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उदयपुर से सर टी विजय राघवाचारी, और जयपुर से सर वीटी कृष्णमाचारी और पंडित हीरालाल शास्त्री, और जोधपुर से सी एस वेंकटाचारी। ठीक है, तो चारी 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 उदयपुर से, और बीकानेर से सरदार के एम पर्णिकर आते हैं। तो इसको आप ध्यान रखने लेना। ठीक है, कैसे भी करके याद करने की कोशिश करिएगा इसको। 14 जुलाई 1947 को भारत की देशी रियासतों ने से नए प्रतिनिधि आए। 14 जुलाई 1947 को राजस्थान की देशी रियासतों से निम्नलिखित प्रतिनिधियों ने संविधान सभा की बैठकों में भाग लिया। तो देशी रियासतों से नए प्रतिनिधि तो कौन कौन से थे, उदयपुर से थे डॉक्टर मोहन सिंह मेहता और माणिक्यलाल वर्मा, जयपुर से थे सरदार सिंह जी खेतड़ी से, अलवर से थे डॉक्टर एन बी खर्रे, कोटा से थे लेफ्टिनेंट कर्नल कुंवर दलेल सिंह, पूर्वी राजस्थान राज्य से महाराजा मनदाता सिंह और महाराजा नगेंद्र सिंह गोकुल भाई भट्ट। ठीक है, तो ये सदस्य कहाँ से थे, देशी रियासतों से नए सदस्य आए हुए थे। ठीक है, इससे पहले कितने थे, 6 सदस्य थे, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर थे केवल। ठीक है, 17 जुलाई 1948 को देशी राज्यों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई होती है, और 17 जुलाई 1948 को देशी राज्यों, यूनियन और प्रांतों के राज प्रमुख, उपराज प्रमुख, प्रधानमंत्रियों की एक बैठक सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई। राजस्थान से निम्नलिखित प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो इस बैठक में भाग लेने वाले प्रतिनिधि कौन कौन थे, मत्स्य संघ से महाराज राणा धौलपुर, और राजस्थान सबसे कोटा महाराज जो उपराज प्रमुख थे, प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा और शोभाराम कुमाऊत मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने इस बैठक में भाग लिया। ठीक है, राजस्थान के प्रतिनिधियों का निर्धारण 16 जुलाई 1949 में, तो 17 जुलाई 1948 की बैठक में राजस्थान के प्रतिनिधियों का निर्धारण हुआ था, जिसमें जोधपुर राज्य से रत्न श्री हरिश्चंद्र और जयनारायण व्यास चुने जाते हैं, जयपुर से वीटी कृष्णामाचारी, हीरालाल शास्त्री, सरदार सिंह जी खेतड़ी से आने वाले वो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, बीकानेर से राव बहादुर कंवर जसवंत सिंह जी। ठीक है, और मत्स्य जो संघ है वहां से दोनों स्थान रिक्त रहे थे। ठीक है, तो इन्होंने ये डिसाइड किया था कि हर जो देशी रियासत है वहां से दो दो कैंडिडेट आप चुन के भेज सकते हो। संयुक्त राजस्थान से हैं लेफ्टिनेंट कर्नल दलेल सिंह, एस बी रामामूर्ति और महाराजा मानदाता सिंह, और बलदेव स्वरूप बूंदी से। तो इन्होंने क्या किया है, इस तरीके से प्रतिनिधित्व किया है संविधान सभा के अंदर। संविधान सभा के पुनर्निर्वाचन 4 नवंबर 1948 को होता है। मत्स्य संघ 4 नवंबर 1948 को मत्स्य संघ के रिक्त 2 स्थानों पर राज बहादुर और रामचंद्र उपाध्याय ने संविधान सभा की सदस्यता ग्रहण की। तो यहाँ पे मत्स्य संघ के दो, पहले क्या थे जब इनसे प्रतिनिधित्व मांगा गया था तो मत्स्य संघ ने अपना प्रतिनिधित्व नहीं दिया था। ठीक है, तो खाली स्थानों पर इन्होंने राज बहादुर और रामचंद्र उपाध्याय को संविधान सभा की सदस्यता ग्रहण करवाई। ठीक है,
संयुक्त राजस्थान के पुनर्निर्वाचन में 29 नवंबर 1948 को 3 सदस्य बलवंत सिंह, दलेर सिंह और गोकुलाल असावा सदस्य बने। ठीक है। और इसका एक कारण था कि जब पहले क्या हुआ था, जो ये मत्स्य संघ के दोनों स्थान रिक्त रहे थे। और ये क्यों रिक्त रहे थे? क्योंकि यहाँ पे कुछ राजनीतिक असमंजस था इनके बीच में कि ठीक है, भारत राजस्थान राज्य में एक क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन ये मत्स्य संघ होता है। ठीक है, ये तो आप सब जानते हो। और प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजने का निर्णय ये नहीं लेते। ठीक है, क्योंकि ये क्या थे, इनके पीछे प्रमुख कारण तीन तीन प्रमुख कारण थे। पहला कारण था इनका, पहला राजनीतिक असमंजस। ठीक है, तो राजस्थान में उस समय क्या चल रहा था, एकीकरण चल रहा था। तो राजनीतिक दलों और संगठनों के बीच में विचार और नीतियों में असहमति के कारण, ठीक है, मत्स्य संघ ने इसमें भाग नहीं लिया। और संविधान सभा के गठन भारत के विभाजन और स्वतंत्रता के तुरंत बाद हुआ था। ठीक है, जब विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों में अपनी आकांक्षाओं को लेकर अनिश्चितता थी। ठीक है, मत्स्य संघ ने इस समय अपने लिए अनुकूल ये जो समय था, ठीक है, कि प्रतिनिधित्व को भेजना है नहीं भेजना, उसके ऊपर इनको डिस्कशन करना था। और स्थानीय मुद्दे क्या थे कि जलवायु और कृषि और मत्स्य पालन से संबंधित समस्याएं उनकी थी। तो उनका क्या था, ध्यान स्थानीय विकास पर था। ठीक है, जिससे वे संविधान सभा में प्रतिनिधित्व को क्या नहीं दे पाए, प्राथमिकता नहीं दे पाए। ठीक है, और अवशेष विवाद क्या थे इसके, मतलब जो बचे कुछ विवाद थे, राजनीतिक और सामाजिक विवाद भी क्या थे, बचे हुए विवाद थे, जिनके कारण ये संविधान सभा में अपना प्रतिनिधित्व नहीं भेज पाए। नेक्स्ट आते अपन, माणिक्यलाल वर्मा ने 8 दिसंबर 1948 को पुनः संविधान सभा रजिस्टर में हस्ताक्षर किए। जोधपुर से पीएस राव ने 5 नवंबर 1948 को संविधान सभा के रजिस्टर में हस्ताक्षर किए और बैठक में भाग लिए। तो पीएस राव कहां से आते हैं? जोधपुर से संविधान सभा में भाग लेने वाले। संविधान सभा में संयुक्त राजस्थान को 12 स्थान आवंटित हुए। 15 अक्टूबर 1949 की बात है। बी सीवा राव की बुक होती है, कौन सी, द फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 5 के अनुसार 15 अक्टूबर 1949 तक संयुक्त राजस्थान को संविधान सभा में कुल 12 स्थान मिले थे। तो ये ध्यान रखना कि संविधान सभा में भारतीय राजस्थान में संयुक्त राजस्थान को कितने स्थान मिले थे? 12। अजमेर मेवाड़ा को छोड़कर ये भाग थे। ठीक है, तो सदस्य कौन कौन थे वो? वीटी कृष्णामाचारी, हीरालाल शास्त्री, सरदार सिंह जी केतड़ी से, जसवंत सिंह जी, राजबहादुर जी, माणिक्यलाल वर्मा, गोकुलाल असावा, रामचंद्र उपाध्याय, बलवंत सिंह मेहता, दलेर सिंह और जय नारायण व्यास। ठीक है, इसको छोड़ करते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि एक वो चल रहा है। ठीक है, बी सीवा राव की बुक में तो ये 12 स्थान आवंटित बताते हैं, और सब राज्यसभा की वेबसाइट पर ये 11 ही होते हैं। ठीक है, सिरोही के गोकुल भाई पहले बंबई प्रांत और बंबई राज्य से संविधान सभा के सदस्य थे, तो बाद में पूर्वी राजपूताना राज्य से भी संविधान सभा के सदस्य रहे। ठीक है, अंतिम सरकार की घोषणा होती है जिसमें 12 सदस्य शामिल होते हैं अंतरिम सरकार में। ठीक है, तो अंतरिम सरकार फॉर द पर्पज होती है, और इनको लिमिटेड अधिकार होते हैं काम करने के लिए, ताकि चुनाव करवाए जा सके। ठीक है, इलेक्शन। पंडित नेहरू पहले थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, आशफ अली, सी राजगोपालाचारी, शरद चंद्र बोस, जॉन मथाई, सरदार बलदेव सिंह,
सफात अहमद खान, जगजीवन राम, अली जहीर, CH भाभा। इस प्रकार सरकार में मुस्लिम के 2 पद रिक्त थे। ठीक है। 12 अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग के सदस्य 12 अक्टूबर 1946 को जिन्ना ने अंतरिम सरकार में शामिल होने के लिए 5 मुस्लिम लीग सदस्यों को नाम प्रस्तावित किए थे। तो इनमें पहला नाम क्या था? लियाकत अली का, दूसरा आई चंडीगढ़ का, तीसरा अब्दुल रब निस्तार और गजनफर अली खान जोगिंद्रनाथ मंडल का इन्होंने नाम लिया था। इस प्रक्रिया में पंडित नेहरू ने अपने 3 सहयोगियों शरद चंद्र बोस, सफात अहमद खान और अली जहीर के नाम हटा दिए थे। ठीक है, नेहरू जी का ये काम था। अंतरिम सरकार के सदस्य 12 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों के सम्मिलित होने के बाद कुल सदस्यों की संख्या 14 हो गई थी और 15 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद मुस्लिम या मंत्रियों के पद रिक्त हो गए थे। ठीक है, तो ये तो होना ही था। जैसे ही विभाजन हुआ तो वो जो लोग थे उनका जो चुनाव क्षेत्र था वो पाकिस्तान में चला गया था। ठीक है, मंत्रियों की नियुक्ति होती है 15 अगस्त 1947 से पूर्व। तो पंडित नेहरू को राष्ट्रमंडल संबंध और विदेशी मामले का मंत्री बनाया जाता है। सरदार वल्लभ पटेल को सूचना, गृह और प्रसारण मंत्रालय, राजेंद्र प्रसाद को कृषि, जन बताई को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, जगजीवन राम को श्रम दिया जाता था। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा, CH भाभा को खान कार्य और ऊर्जा, लियाकत अली को वित्त, अब्दुल रब निस्तर को स्वास्थ्य, आसफ अली को विधि, श्री राजगोपालाचारी को शिक्षा एवं कला, आई चांदीगार को वाणिज्य, गज गजनफर अली खान को डाक और वायु, जोगिंद्रनाथ मंडल को रेलवे एवं परिवहन और संविधान। ठीक है, तो 14 सदस्यों की ये मंत्रिमंडल था। नेक्स्ट हम चलते हैं संविधान की संरचना। तो 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 12 भाग इसमें थे। तो हम डिस्कस करते हैं हम कितने भाग और कौन से विषय और उनसे रिलेटेड अनुच्छेद पे बात करते हैं। ठीक है, तो इसको छोड़ देते अपन। भाग 1 के अंदर, ठीक है, भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र आता है। ठीक है, और ये अनुच्छेद होता है 1 से 4 के बीच में। भाग 2, ठीक है, भाग 2 होता है नागरिकता। ठीक है, और नागरिकता कितने अनुच्छेदों में काउंट की गई? 5 से 11। भाग 3 के अंदर, भाग नहीं लिखूंगा मैं, सीधा भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकार। ठीक है, भाग 4, ठीक है, संविधान का भाग 4 मौलिक अधिकार का जो आर्टिकल्स है वो 12 से 35 के बीच में आते हैं। भाग 4 मौलिक राज्य के निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये 35 से 51 के बीच में ये होते हैं। ठीक है, भाग 5, भाग 4 का फर्स्ट, ठीक है, 4 का फर्स्ट भी कह सकते हैं या फिर एक कह सकते हैं इसको। ये होता है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, जो बाद में जोड़ा गया था सज्जन सिंह कमेटी की, स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर। ठीक है, एक मिनट। तो मौलिक जो कर्तव्य होता है वो आर्टिकल 51A में जोड़ा गया इनको। भाग 5 के अंदर, भाग 5 में केंद्र आता है और केंद्र से रिलेटेड जो आर्टिकल हो 52 से 151 तक होते हैं। ठीक है, फिर भाग 6 होता है, भाग 6 राज्य, और राज्य के आर्टिकल होते हैं 152 से 213 के बीच में। ठीक है, भाग 7 के अंदर संघ और राज्य के बीच में, ठीक है, संबंध। और
नेक्स्ट आते हैं भाग 8 पे। भाग 8, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश इसमें आते हैं। केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। भाग 9 में सॉरी, अरे यार, जो संघ और राज्य क्षेत्र के बीच संबंध में जो आर्टिकल थे वो 214 से 336 के बीच में ही आते हैं, ठीक है, सॉरी उसके लिए। और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 239 से 242 के बीच में ही आते हैं। और भाग 9 में पंचायतें आती है, ठीक है। तो इनका जो आर्टिकल वो कितना 243 से 243 ओ तक, ठीक है। भाग 9A, ठीक है, 9A में आता है नगर निगम, ठीक है। तो ये कहां से आते हैं 243 से 243 ZG, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं भाग 10 में, भाग 10 संविधान का। इसमें आएगा आपका अनुसूचित क्षेत्र, जिसके जो आर्टिकल है वो कितने हैं 244 से 244 एक, ठीक है। भाग 11 की बात करते हैं। भाग 11 ये आता है राज्य और संघ के बीच में शक्तियों का वितरण, ठीक है। तो इसमें जो आर्टिकल आएंगे कितने आते हैं 245 से 263 के बीच में, ठीक है। भाग 12 पे आते हैं अपन। भाग 12, इसमें जो एक मिनट, ये है वित्त से संबंधित। और 264 अनुच्छेद से 300 ए तक ही आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक मिनट, नेक्स्ट हम आते हैं, कौन सा पढ़ लिया था हमने भाग 13 पे आते हैं अपन। भाग 13, तो ये होता है व्यापार, वाणिज्य, अरे यार, वाणिज्य और संचार, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड जो अनुच्छेद वो कितने दो 301 से 307। भाग 14 की हम बात करते हैं, लोक सेवा इसमें आता है। और 308 अनुच्छेद से 323 के बीच में इनको रखा गया है। भाग 15 में की बात करते हैं अपन, चुनाव, ठीक है। तो चुनाव आते हैं 324 से 329 के बीच में। भाग 16 की बात करते हैं हम अपन, ठीक है। भाग 16 में विशेष प्रावधान है, जो 330 से अनुच्छेद 342 तक काउंट किए गए हैं। और भाग 17 के अंतर्गत आधिकारिक भाषाएं होती है, ठीक है। भाषाएं 343 से 351 अनुच्छेद इसके अंतर्गत आते हैं। और 18वें भाग में, भाग 18 में संशोधन, जो 368 अनुच्छेद इसके लिए डेडिकेटेड है। तो ये क्या हुआ हमारे भाग 18 भाग, ठीक है।
अब आते हैं अनुसूचियां। ठीक है, तो प्रथम अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्र के नाम और उनकी सीमाएं 1 से 4 अनुच्छेद इसमें आते हैं। दूसरी अनुसूची में आते हैं भारत के राष्ट्रपति के वेतन भत्ते और किन किन के आएंगे, राष्ट्रपति, उपराज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के लेख नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ठीक है, इनसे रिलेटेड सारे ये अनुच्छेद है, इसको देख लीजिएगा आप। तीसरी अनुसूची में इसमें विभिन्न उम्मीदवार द्वारा ली जाने वाली शपथ और प्रतिज्ञा के प्रारूप इसमें दिए गए हैं। संघ के मंत्री और संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। तो इनसे रिलेटेड तीसरी अनुसूची में जो अनुच्छेद है वो ये हैं। ठीक है, चौथी अनुसूची में दिया गया है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन 4 और 80। पांचवी अनुसूची है अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध 244(1) में ये है। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया है 244 से 275। सातवीं अनुसूची संघ सूची, ठीक है, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में मूल रूप से 97 विषय थे, लेकिन अभी कितने, 100। राज्य सूची में मूल रूप से 66 थे, अब कितने हुए, 61। और समवर्ती सूची में 47 विषय थे, अब कितने में, 52। ठीक है, तो ये जो चेंजेस किया गया वो तीनों सब्जेक्ट में चेंज किया है और निगेटिव चेंज किया गया राज्य सूची में। नेक्स्ट आते हैं अपन 8वीं अनुसूची। तो मूल रूप से ये मान्यता प्राप्त भाषा इसमें इंक्लूड किया गया और 14 मूल रूप से भाषाएं थी, बाद में 22 हुई तो जोड़ी कितनी गई, 6 और 2 8 भाषा इसमें जोड़ी गई। 344 और 351 संविधान इसके बारे में डिस्कस करता है। तो ये लैंग्वेज है। ठीक है, सिंधी भाषा को 1967 में 21वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कोंकणी, मणिपुर, नेपाली को 1992 में 71वें संविधान संशोधन और बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली को 2003 में 92वें संशोधन द्वारा इसमें जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची में जो आर्टिकल आते हैं वो 31 में आते हैं। भू सुधार और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानमंडलों और अन्य मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम मूलतः 13, परंतु वर्तमान में कितने हैं, 284। इस अनुसूची को पहले संशोधन द्वारा मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा से इसमें सम्मिलित कानूनों से बचाने के लिए जोड़ा गया था। तथापि वर्ष 2007 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस अनुसूची में 24 अप्रैल 1973 के बाद सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, तो ये इसके बारे में डिस्कस करता है कि पहले तो क्या था, इसमें इस सूची में डाले गए जो भी विषय थे, जो भी कानून थे, जो भी अधिनियम थे, उस पे कोर्ट क्या नहीं कर सकता था, जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता था। ठीक है, तो भूमि सुधार करना था और जमींदारी प्रणाली से बचने के लिए, ठीक है, ऐसे विषयों को इसमें डाला गया था ताकि कानूनी अड़चन इसमें नहीं आ सके। नेक्स्ट अनुसूची पे आते हैं, 10वीं अनुसूची। दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों के निर्भरता के बारे में उपबंध करता है ये अनुसूची। इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया था। इसे दल परिवर्तन विरोधी कानून भी कहा जाता है। 102 और 191 अनुच्छेद इसकी बात करता है। 11वीं अनुसूची में पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियां, इसमें 29 विषय हैं। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था 243(6) में। ठीक है, 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियां,
प्राधिकार एवं जिम्मेदारियां। 18 विषय इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया था। 243 इसकी बात करता है। 1 मिनट में पानी का जुगाड़ करता हूँ। संविधान सभा की आलोचना पे हम बात करते हैं। भीमराव अंबेडकर क्या कहते हैं? संविधान सभा की आलोचना 1935 के भारत शासन अधिनियम का समर्थन। ठीक है। और चर्चिल और जेकर क्या कहते हैं? संविधान सभा को प्रभुत्व संपन्न संस्था नहीं मानते ये जेकर साहब। जयप्रकाश नारायण इसे प्रतिनिधि संस्था नहीं माना इसको, संविधान सभा को। साइमन इसे केवल हिंदुओं की संस्था मानते थे। और जेनिंग भी इनको क्वेस्टिलियो को प्रभुत्व, इसका मतलब होता है डोमिनेंस ऑफ क्षत्रिय। क्षत्रिय मतलब कहने का मतलब ये था कि सभी वर्गों के लोगों का इसमें प्रतिनिधित्व नहीं था। जेनिंग ये भी बोलते थे कि ये सिर्फ क्षत्रियों का इसमें सबसे ज्यादा प्रभुत्व था। ठीक है। अब हम चलते हैं, स्वतंत्र भारत का पहला कैबिनेट 1947 में बनता है। राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय ध्वज। ठीक है। तो अंगीकार इसको 22 जुलाई 1947 में करते हैं। ध्वज का अनुपात कितना होता है? 2/3, रंग केसरिया सफेद और हरा, बीच में 24 तिलिया वाला नीला चक्र। ठीक है। राज चिन्ह इसका होता है सारनाथ का अशोक स्तंभ। विवरण 4 सिंह, पद्म के ऊपर हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह की मूर्तियां। ठीक है। तो ये चीजें राष्ट्रीय ध्वज और राज्य चिन्ह हमने डिसाइड किए हैं। और ये पहली जो सॉरी ये यहाँ पे आती है स्वतंत्र भारत की पहला कैबिनेट। ठीक है। तो पहला कैबिनेट होता है ये। जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल और विदेशी मामलों के वैज्ञानिक शोध। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना, प्रसारण और राज्य के मामले में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कृषि का मंत्रालय मिलता है। मौलाना अब्दुल कलाम को शिक्षा, रेलवे और परिवहन, जो डॉक्टर जोन मताई को वित्त, डॉक्टर आर के षणमुगम शेट्टी को उद्योग और आपूर्ति, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को विधि, जगजीवन राम को श्रम, सरदार बलदेव सिंह को रक्षा, राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य, सी एस भाभा को वाणिज्य, रफी अहमद किदवई को संचार, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग और आपूर्ति, वी एन गाडगिल को कार्य, खान और ऊर्जा। ठीक है। ये इनका मिनिस्टर बनाया जाता है, इनको गाडगिल साहब को। ठीक है। और स्वीकार त्याग करते हैं सत्यमेव जयते की 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर रचनाकार होते हैं। अंगीकार की दिवस होती है इसकी 26 जनवरी 1950। पहली बार गाया गया 26 जनवरी 1911 के अंदर। गायन की अवधि होती है इसकी 52 सेकेंड। राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी, पहली बार गाया गया 1896 में
में कांग्रेस अधिवेशन में राष्ट्रीय पंचांग का भी हमने आधारित किया, सम्मत हम मानेंगे। 22 मार्च 1947 को ये बात हुई और पहला महीना हमारा होगा राष्ट्रीय महीना चैत्र। राष्ट्रीय पशु बाघ होगा, ये हमने डिसाइड किया अप्रैल 1973 में। राष्ट्रीय पक्षी कौन होगा? मयूर। भारतीय वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत हमने ये इनको मयूर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया। राष्ट्रीय पुष्प हमारा कमल है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। अब आते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन पे, ठीक है। अब हम आधिकारिक रूप से किस पे बात करेंगे? संविधान पे, ठीक है। और संविधान पे आने से पहले हम देखेंगे उद्देशिका, प्रस्तावना, प्रियम्बल, ठीक है। परिभाषा क्या? संविधान के मुख्य उद्देश्य और प्रयोजन की ये अभिव्यक्ति है, ठीक है। और क्या क्या उद्देश्य उसके हमारे संविधान के और उसका लक्ष्य क्या है, ठीक है। उसकी अभिव्यक्ति कौन करता है? परिभाषा। और इसका महत्व क्यों? क्योंकि ये विधान की आत्मा है और विधान की कुंजी है। यह विधान की कुंजी किसने कहा है? डॉक्टर पंडित ठाकुर दास भार्गव ने। कुंजी इस वजह से कहा है कि हमने प्रस्तावना के अंदर ऐसे ऐसे टारगेट और उद्देश्य डाले हुए हैं, उनको पूर्ण करना हमें जरूरी है, बिल्कुल, ठीक है। उन्हीं के माध्यम से ही हम लॉ बनाते हैं और ये हमारा एक तरीके से मिरर है या फिर दर्पण इसको मान सकते हैं हम इसको। ये हमें रास्ता दिखाते हैं कि तो आपको न्याय के क्षेत्र में काम करना है, आपको असमानता के क्षेत्र में काम करना है, ठीक है। सॉरी, समानता के क्षेत्र में काम करना है, आपको स्वतंत्रता के क्षेत्र में काम करना है, ठीक है। बंधुता बनाए रखनी है। तो ये चीजें सारी हमें कौन दिखाता है? प्रस्तावना। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया जाता है और 42वां संविधान संशोधन के अंदर 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। सिफारिश कौन करता है इसकी? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी इसकी सिफारिश करती है। और ये जो तीनों वर्ड थे उनको 31 अक्टूबर 2019 से पूर्व जम्मू कश्मीर के संदर्भ में ये शब्द लागू नहीं थे। मतलब वो समाजवादी नहीं हो सकता, वो कुछ भी अडोप्ट कर सकता है। पंथ निरपेक्ष नहीं है, वो क्या है कि धार्मिक राज्य हैं। और अखंडता, वो खंडता को मानते थे, ठीक है, कि भारत अलग है और कश्मीर अलग है, ठीक है। तो उद्देशिका की भूमिका, उद्देशिका की भूमिका क्या है हमारी? आधुनिक क्रांतियों का प्रभाव हमारे इस पे पड़ा है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रांस का। तो फ्रांस में स्वतंत्रता और समानता और बंधुता के आदर्श हमें फ्रांस से मिलते हैं, ठीक है। स्वतंत्रता वाला कॉन्सेप्ट और समानता कॉन्सेप्ट, बंधुता के कॉन्सेप्ट हमें फ्रांस से मिलते हैं। अमेरिका से हमें क्या मिलता है? राजनीतिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ठीक है। राजनीतिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमें अमेरिका से मिलती है। संविधान सभा उद्देशिका को 17 अक्टूबर 1949 को स्वीकार किया था और इसको लागू करने की तिथि क्या है? 26 नवंबर 1949 उद्देशिका को स्वीकार करते हैं और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने पर भारत गणराज्य घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं उद्देशिका के, ठीक है। तो उद्देशिका में क्या क्या बात कही गई है? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है। तो गणराज्य क्या होता है? गणराज्य ऐसा राज्य होता है जिसका जो शासन प्रमुख या फिर राज प्रमुख होगा, ठीक है। राज प्रमुख वो क्या होना चाहिए? वो वंशावलियों से या फिर उत्तराधिकारी रूप से नहीं होकर वो चुना हुआ होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। वो चुना हुआ होना चाहिए किसी भी देश का राज्य प्रमुख। उसको हम क्या कहते हैं? उस देश को गणराज्य कहते हैं। बनाने के उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार और अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। तो हमें न्याय तो कितने प्रकार का? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हमें मिलना चाहिए, ठीक है। और स्वतंत्रता में पांच तरह की स्वतंत्रता: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता में मिलनी चाहिए। और समानता किस किस की? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता हमें प्रोवाइड करवाता है कौन? उद्देशिका। प्राप्त करने के लिए सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ? हमारा संविधान में उद्देशिका का ये पार्ट है। संविधान के उद्देशिका के तत्व
संविधान की शक्ति का स्रोत है ये, ठीक है। और संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है? भारतीय जनता, ठीक है। जो स्टार्टिंग में हमने बात कही है कि हम भारत के लोग क्या करते हैं? संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा आत्मा अर्पित करते हैं। और भारत की प्रकृति क्या है? संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है। तो संप्रभु का मतलब होता है कि अब इसके बाद में हमारे देश पर किसी भी देश की इच्छा शक्ति, निर्णय निर्माण, वो सब इस पर नहीं चलेगा। हम हमारे देश के कानूनों का निर्माण हम खुद करेंगे और हम इसको रेगुलेट करेंगे, ठीक है। समाजवादी होगी, समाजवाद का मतलब होता है कि संसाधनों का जो उत्पादन है, वितरण है, वो सब कौन करेगा? राज्य करेगा, ठीक है। पंथ निरपेक्ष होता है कि स्टेट सभी धर्मों को बराबर सम्मान देगा, ठीक है, और उसके साथ सम्मान व्यवहार करेगा। संविधान के उद्देश्य क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व बनाए रखना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। संविधान का उद्देश्य क्या है? जस्टिस दिलाना, स्वतंत्रता प्रोवाइड करवाना, समानता बनाए रखना, बंधुत्व को मेंटेन करना, ठीक है। अंगीकृत होने की तिथि 26 नवंबर 1949 को है, लेकिन ये लागू होने वाली नहीं है। लागू होने वाली कब है? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। और मुख्य तत्व कौन से? हम भारत के लोग, जो क्या संविधान के निर्माता है। शक्ति के स्रोत हमें भारतीय जनता है। प्रभुत्व शक्ति क्या है? वो भी जनता में निहित है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारत सरकार आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र है, ठीक है। तो आंतरिक और बाह्य मामलों में डिसीजन कौन लेगा? सिर्फ और सिर्फ वन एंड ओनली भारत सरकार, ठीक है। पंथ निरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया था? 1976 में 42 से संविधान संशोधन के माध्यम से सभी धर्मों के प्रति सम्मान और धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी जाएगी। पंथ निरपेक्षता को संविधान के मूल ढांचे में शामिल किया गया है, ठीक है। लोकतंत्रात्मक क्या है? भारत सरकार की शक्ति जनता के हाथों में होगी। और गणराज्य क्या होगा? भारतीय संघ का प्रधान राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत, ठीक है। तो संघ का जो प्रधान होगा वो चुनाव होना चाहिए, उसको क्या कहेंगे हम? गणराज्य। ऐसे देश को गणराज्य कहेंगे। उद्देश्य का महत्व, ये संविधान की नींव है जो लोकतंत्र, समानता और स्वतंत्रता के मूल सिद्धांतों को स्थापित करती है। पंथ निरपेक्षता इसे जोड़ने से भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को मजबूती मिलती है। टिप्पणी कौन कौन क्या क्या करते हैं? अंबेडकर के दृष्टिकोण से हम शब्द जनता का प्रतिनिधित्व करता है, न कि केवल संविधान सभा के सदस्यों का। तो इन्होंने यहीं पे क्लियर कर दिया था कि हम भारत के लोग, ठीक है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है, ये हमने पहले पढ़ लिया कि आंतरिक और विदेशी मामलों पे जो डिसीजन लेगा वो कौन होगा? भारत सरकार, और इसमें ये पूरी तरीके से स्वतंत्र होगी। पंथ निरपेक्षता क्या है? किसी विशेष धर्म को मान्यता नहीं देना, सभी धर्मों को सम्मान समान सम्मान देना। ब्रजेश्वर प्रसाद जी का विचार क्या थे? पंथ निरपेक्षता शब्द में के समावेश पर वाद विवाद, ठीक है। किन्होंने किया था? ब्रजेश्वर प्रसाद ने। जो पंथ निरपेक्षता शब्द था, इसको जोड़ा जाए या नहीं जोड़ा जाए, ठीक है। 26 जनवरी 1950 में संविधान का लागू होना। भारत की अधिराज्य स्थिति, डोमिनियन स्टेट। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ भारत डोमिनियन नहीं रहता है। डोमिनियन का मतलब होता है कि ब्रिटिश क्राउन के अंडर आप अपने नियमों को बनाओ, ठीक है। तो हम क्या होते हैं? पूरी तरीके से भारतीय डोमिनेंट से बैठ जाते हैं, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को ब्रिटेन के महारानी के प्रति कोई राजनिष्ठा अब हमारी नहीं रहती, ठीक है। तो क्राउन है उसके प्रति हमारी राजनिष्ठा नहीं रहती। गवर्नर जनरल की उद्घोषणा श्री राजगोपालाचारी ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की उद्घोषणा करते हैं, और राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति की पहले राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हैं। गणराज्य की स्थिति क्या है? हमारे ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के सदस्य के बावजूद भारत की गणराज्य की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया, ठीक है। इसका मतलब यह है कि ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के सदस्य के बावजूद, कि हम राष्ट्रमंडल के सदस्य तो थे, लेकिन भारत क्या रहेगा? गणराज्य, ठीक है। तो एक कहने का मतलब था कि ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का मतलब ये है जो क्राउन के अंडर आने वाले जितने भी औपनिवेशिक कंट्री थे उनको राष्ट्रमंडल का सदस्य माना गया था, ठीक है। राष्ट्रपति की मोहर, भारत के राष्ट्रपति की मोहर में राष्ट्रपति भारत गणराज्य लिखा हुआ था। पहला गणतंत्र दिवस पे हम इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हमारे गणतंत्र दिवस पे क्या होते हैं? मुख्य अतिथि होते हैं।
जस्टिस की बात करते हैं, कौन कौन से, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जस्टिस की बात करता है। ठीक है। न्याय का अर्थ इसमें सर्वसाधारण के कल्याण का उद्देश्य है। सामाजिक न्याय सभी व्यक्तियों के साथ बिना भेदभाव समान व्यवहार करना, विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति होगी और समाज के कमजोर वर्गों की स्थिति में सुधार किया जाएगा। आर्थिक न्याय की बात करते हैं, आर्थिक कारणों के आधार पर भेदभाव का अंत किया जाएगा। संपत्ति और संपत्ति की असमानता को दूर किया जाएगा। राजनीतिक न्याय, सभी व्यक्तियों को समान राजनीतिक अधिकार दिया जाएगा। राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश और अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का ये अधिकार है। समाजवाद क्या होता है? ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में समाजवाद शब्द जोड़ा गया था। आर्थिक न्याय में समाजवाद की अवधारणा निहित है। भारतीय समाजवाद का स्वरूप क्या है? लोकतांत्रिक समाजवाद, जिसे राज्य आश्रित समाजवाद भी कहते हैं। समाज में आय, प्रतिष्ठा, जीवन यापन के स्तर में विषमता का अंत करना। राजनीतिक सत्र की स्वीकारता है क्या है? कांग्रेस ने 1955 में समाजवादी प्रारूप को स्वीकार किया। समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया लेकिन परिभाषित नहीं किया गया। ठीक है। विवाद और विरोध, डॉक्टर अंबेडकर ने समाजवाद शब्द जोड़ने का विरोध किया और उन्होंने अनुच्छेद 39 में वर्णित निर्देशित तत्वों को समाजवादी कहा। ठीक है। तो उन्होंने पहले से कहा है कि आप समाजवाद शब्द मत जोड़ो, क्योंकि समाजवाद से संबंधित जो भी आर्टिकल है वो मैंने संविधान में जोड़ दिए गए हैं। तो उन्होंने बताया कि स्पेशल जो 39 जो डीपीएसपी में आर्टिकल है वो समाजवाद का काम करते हैं। ठीक है। समाजवाद और अर्थव्यवस्था, दुर्गादास डीडी बसु का पर्सपेक्टिव क्या है? 1991 में बदलाव आता है। समाजवाद से दूर होकर भारत ने निर्बंध अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाया। तो ये बोलते हैं कि समाजवाद से हम धीरे 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 इतर होते चले गए 1991 के बाद में, जब हमारी इकोनॉमी खुली, एलपीजी लागू हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। उसके बाद से हमारे जो संसाधनों का वितरण, उत्पादन और विनियमन का जो अधिकार है वो मतलब जो अधिकार है वो राज्य ने अपनी जो कर्तव्य था उसको धीरे 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 वो छोड़ते जा रहे थे, और ये सारा किसके ऊपर डाल रहे थे? मार्केट ही इन चीजों को तय करेगा, विनियमन, वितरण और उत्पादन। ठीक है। एकता और अखंडता, संविधान की उद्देशिका, मूल उद्देशिका में एकता शब्द शामिल था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा अखंडता शब्द जोड़ा गया था। ये राष्ट्र की एकता की भावना को मजबूत करता है। ठीक है। पिछले संशोधन कौन कौन से होते हैं? 16वें संविधान संशोधन 1963 में अनुच्छेद 19(2), 19(3) और 19(4) में अखंडता शब्द जोड़ा गया था। ठीक है। तो अखंडता शब्द कौन कौन से अनुच्छेद के अंदर जोड़ा गया था? तो ये ध्यान रखना, 19(2), 19(3), 19(4), संविधान के तीसरी अनुसूची में यह शब्द शामिल किया गया है। ठीक है। सुभाष कश्यप का विचार था कि संविधान शरीर है तो उद्देश्य का उसकी आत्मा है। तो इसको ध्यान रखना, इस स्टेटमेंट को, कि ये स्टेटमेंट किसने कहा है। उद्देश्य का पर न्यायिक दृष्टिकोण क्या क्या है? उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया? एक एक गोपालन बनाम मद्रास राज्य में। तो 1950 में ये वाद था और उद्देशिका को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो इसका मतलब है कि उद्देशिका को न्यायालय में नहीं लाया जा सकता। ठीक है। जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता इसका। भेरूबारी यूनियन वाद 1960 में, उद्देश्य का संविधान का भाग नहीं है लेकिन संविधान निर्माताओं के विचारों की कुंजी है, ये कहा गया था 1960 में बेरूबारी यूनियन वाद में। फिर आता है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 में, उद्देशिका को विशेष महत्व दिया गया उसके बाद में। ठीक है। फिर आते हैं 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, उसमें उद्देशिका संविधान की मूल आत्मा कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। केशवानंद भारती बनाम केरल स्टेट 1973 में, उद्देशिका संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है। ये डिसाइड कौन करता है? केशवानंद भारती वर्सेज केरल स्टेट। ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। फिर आते हैं इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस 1975 में, उद्देश्य का विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसमें ये कह सकते, इन्होंने कहा है कि उद्देश्य का के जो जितने भी स्पेशल जो प्रोविजन है उनको आप निगेट नहीं कर सकते। ठीक है। मतलब निगेटिव चेंजेस बिल्कुल नहीं सकते। और फिर वापस दोहराते हैं एस आर बोम्मे बनाम भारत संघ वाले मामले में 1994 में,
उद्देशिका क्या है? संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है। उद्देशिका का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल, ये राजनीतिक जन्मपत्री है। के एम मुंशी ने इसको राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। महत्वपूर्ण वक्तव्य किन किन का है? उद्देशिका या आदि वाक्य और संविधान की आधारशिला, ये कहा है आचार्य जे बी कृपलानी ने। उद्देशिका की तुलना प्राचीन नाटकों के नांदी पाठ से की जा सकती है, ये क्या है? बी एन गाडगिल साहब ने। ठीक है, तो उद्देशिका के महत्व में पंडित पंडित ठाकुर दास भार्गव का मत है कि उद्देशिका संविधान का सर्वाधिक अमूल्य भाग है। ये हमारे संविधान की आत्मा है, ये संविधान की कुंजी है। यह एक उचित मापदंड है जिसके साथ संविधान के मूल्यों को मापा जा सकता है। उद्देशिका संविधान में एक जटिल नग है। तो ये सब क्या है कि इनके स्टेटमेंट है, इनमें से उठा के कोई सा भी स्टेटमेंट पूछ सकते हैं। जैसे मान लो पंडित ठाकुरदास भार्गव के कितने मत है? 3-4 मत है। ठीक है, तो वो कोई सा पूछ सकता है, ये हमारे संविधान की आत्मा, तो ये किसने कहा? संविधान की कुंजी है, ये किसने कहा? ठीक है, यह उत्कृष्ट गद्य काव्य है, ये परिपूर्णता की तस्वीर है। तो ये सारे जो स्टेटमेंट है वो किसने कहा है? पर ठाकुर दास भार्गव का ये मत है। हंसा मेहता क्या बोलता है? हंसा मेहता क्या बोलती है? ठीक है, ये महिला थी। संविधान सभा की प्रस्तावना द्वारा दिए गए वचन के पूर्ण होने पर यह देश अपनी प्राचीन प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगा। तो ये स्टेटमेंट हंसा मेहता का है। अर्नेस्ट बार्गर क्या कहते हैं अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिकल थ्योरी में? भारत के संविधान की उद्देशिका का उल्लेख करते हुए कहा कि यह मुख्य स्वर या प्रधान टेक मानी जा सकती है। ठीक है, उद्देशिका की भाषा क्या है? अमेरिका और आयरलैंड से प्रभाव। भारत के संविधान की उद्देशिका का उल्लेख अमेरिकी संविधान से लिया गया है। इसमें वी द पीपल शब्द शामिल है। आयरलैंड के संविधान के उद्देशिका से भी समानता का उल्लेख है, और जो भारत की उद्देशिका में दिखाई देता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव क्या है? ऑस्ट्रेलिया से हमें बस उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, लेकिन बी एन राव की उद्देशिका में ऐसा कोई प्रभाव नहीं पाया गया। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 का उद्देशिका का प्रभाव था, लेकिन 1935 में नहीं था। ठीक है, स्पेशल नोट्स क्या है इसके बारे में? एवी कामत का प्रस्ताव, उन्होंने प्रस्ताव रखा कि उद्देशिका को हम भारत के लोग से पहले ईश्वर का नाम लेकर शब्द जोड़े जाएं, जिसे अस्वीकार किया गया। कामत साहब का यह प्रस्ताव था। उच्चतम न्यायालय का निर्णय क्या था? बेरुवारी यूनियनवाद में न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, तो ये बेरुवारी यूनियनवाद में कहा था। एच एम सिरवई के अनुसार संविधान सभा ने 17 अक्टूबर 1949 को इसे संविधान का अंग माना था। संविधान लागू होने के दिन से संविधान का अंग थे। ठीक है, तो सिरवई ने के अनुसार ये कहा गया था 17 अक्टूबर 1949 को ही। बंधुत्व की बात करते हैं। एच एम सिरवई का मत है कि बंधुत्व एक उद्देश्य के रूप में उद्देशिका में उल्लेखित है, लेकिन संविधान में कहीं और नहीं इसका वर्णन। ठीक है, तो बंधुत्व का जो वर्णन है वो सिर्फ उद्देशिका में ही है, और कहीं पे भी इसका वर्णन नहीं है। अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 19(1) एम से 6 के संदर्भ में देखा जा सकता है। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन और भाषा संबंधी प्रावधान बंधुत्व की शक्ति को कमजोर करते हैं। संविधान के 4 प्रमुख अवधारणाएं कौन कौन से? बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता, एक दूसरे से जुड़े हुए हो। संविधान निर्माताओं ने व्यक्ति की गरिमा को प्राथमिकता दी। ठीक है, संविधान के प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है? ये हमारा जो संविधान वो अद्वितीय है। भारतीय संविधान को विभिन्न दृष्टिकोण से एक अनूठा और अद्वितीय संविधान माना गया है। इसके सामाजिक कल्याण, लोकहित, अधिकारों, आवश्यकता के बीच सामंजस्य स्थापित किया गया है। संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं? संविधान को भारतीय संविधान को उदार का संविधान भी कहा गया है, क्योंकि इसमें विश्व के विभिन्न संविधानों के महत्व रक्षण समाहित है। तो ये संविधान के प्रमुख स्रोत कौन कौन से? पहला स्रोत है भारत शासन अधिनियम से क्या क्या लिया गया। संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिया गया? हमारा 1935 के अधिनियम से। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया? संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया और मंत्रिमंडल प्रणाली। अमेरिका से क्या लिया गया है? उद्देशिका, मूलाधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन। आयरलैंड से लिया गया उद्देशिका के प्रारंभिक और अंतिम शब्द। कनाडा से लिया गया राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल और सदस्यों का नामांकन। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था।
जर्मनी के साथ लिया गया आपातकाल के समय मूल अधिकारों का संरक्षण। सोवियत संघ का संविधान कुल मूल अधिकार और निर्देश तत्व सोवियत संघ से लिए गए। अन्य संविधानों का उल्लेख है ना, आयरलैंड का संविधान, ठीक है, आयरलैंड, युगोस्लाविया का संविधान और जापान का संविधान, ठीक है। लिखित और विशाल संविधान है आइवर जेनिंग। भारत का संविधान विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है, ये आइवर जेनिंग ने कहा है। प्रारंभ में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी और वर्तमान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हो चुकी है। विशालता के कारण इसको वकीलों का स्वर्ग भी कहा गया है, ठीक है। अन्य देशों की तुलना में क्या है, अमेरिका में केवल 7 अनुच्छेद है, कनाडा में 147 है, ऑस्ट्रेलिया में 128 है, दक्षिण अफ्रीका में 243 अनुच्छेद है। अम्बेडकर क्या कहते हैं कि संविधान का विस्तृत होना भारत की परिस्थिति के कारण स्वाभाविक है, ठीक है, क्योंकि भारत में इतनी विविधता है, इसके कारण सभी वर्गों के जो हित है और उनकी जो इंटरेस्ट है उनको फुलफिलमेंट करना भी जरूरी था, ठीक है। तो इसलिए सभी के लिए प्रावधान किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 का संविधान पर प्रभाव क्या है कि सबसे ज्यादा प्रभाव इसका 1935 का पड़ता है। डॉक्टर अंबेडकर संविधान निर्माण विभिन्न वैश्विक संविधानों का अध्ययन करके किया था। संविधान का आकार 1935 के अधिनियम से अधिकांश उपबंधों को स्वीकार करने से संविधान का आकार बढ़ा है, ठीक है। आलोचना का खंडन करते हैं, कहीं से भी कोई चीज ली जाए इससे लज्जित होने का कोई कारण नहीं है, ठीक है। तो हम कहीं से भी कुछ चीज ले सकते हैं, ठीक है। भारत का संविधान उधार का बेला नहीं है, ठीक है। इन्होंने अंबेडकर साहब ने आलोचनाओं का खंडन भी किया है। लोकप्रिय प्रभुत्व पर आधारित संविधान। भारतीय संविधान भारतीय जनता द्वारा निर्मित है और अंतिम शक्ति भारतीय जनता को ही प्रदान की गई है। कठोरता और लचीलेपन का इसमें समन्वय है, लचीला और कठोर, ठीक है। तो साधारण प्रक्रिया से संशोधन किया जा सकता है, जैसे ब्रिटेन में किया जाता है, और विशेष प्रक्रिया से भी इसमें संशोधन करता है, जिसमें अमेरिका में होता है, ठीक है। भारत का संविधान दोनों का मिश्रण है। 368 कुछ उपबंधों को संसद के विशेष बहुमत से क्या किया जाता है, संशोधन किया जाता है, और कुछ प्रावधानों को विशेष बहुमत और राज्य विधानमंडलों के अनुमोदन से भी संशोधित किया जाता है। संशोधन की अब तक कितनी संख्या हो चुकी है, 104, ठीक है। एकात्म की ओर से झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, ठीक है। अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ठीक है। और संविधान संघीय सरकार में शासन शक्ति संविधान द्वारा केंद्र और प्रादेशिक सरकारों के बीच विभाजित होगी। स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान के संरक्षण के रूप में स्थापित की गई है, ठीक है। एकात्म और संघीय शासन प्रणाली। एकात्म लक्षण क्या क्या है, एक तो इकहरी नागरिकता, इकहरी न्यायपालिका, ठीक है। इकहरी नागरिकता, अखिल भारतीय सेवाएं, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। और संघीय लक्षण क्या क्या हमारे, लिखित संविधान है, शक्तियों का विभाजन है और स्वतंत्र न्यायपालिका है, ठीक है। और 2 चैम्बर का अस्तित्व हमारे कौन कौन सा, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। जो राज्यसभा वो हमारे संघीय लक्षण का उदाहरण है, ठीक है। संविधान में संघीय शब्द का अभाव। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित किया गया। इसका 3 मतलब है, यह संघ किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है, ठीक है। दूसरा है कि किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार भी नहीं है, ठीक है। भारतीय संघ के लिए एक से ज्यादा राज्य का होना आवश्यक है, तो ये भी चीज है, ठीक है। तो हमारे संघ का ये मतलब है किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है कि हमने एक व्हाइट पेपर लाया हो और स्टेट से हमने क्या किया हो, साइन करवाए। जैसे अमेरिका का संघ है, अमेरिका का संघ जो 50 स्टेट से मिलके बना हुआ और उनके बीच में एक समझौता है, ठीक है। संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम। संसदीय स्वरूप भारत में उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडलीय सरकार के रूप में स्थापित है। विशेषता क्या है, वास्तविक और नाममात्र कार्यपालकों की उपस्थिति है। बहुमत दल की सत्ता होती है। कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही होती है। मंत्रियों की विधायिका में सदस्यता और प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व। निचले सदन का विघटन, ठीक है। जो लोकसभा है उसका विघटन किस बात का सूचक हमारा, ये संसदीय व्यवस्था का ये सूचक है, ठीक है। संसदीय संप्रभु और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। तो
संसदीय संप्रभुता ब्रिटिश शासन प्रणाली की विशेषता है, न्यायिक सर्वोच्चता अमेरिकी शासन प्रणाली का